Hello all, is my voice audible? Can you all listen to my voice? Is my voice audible? Okay. Okay. So here we are starting with uh, discharge of contract. All right. So we are starting with discharge of contract. In today's class, we will be studying discharge of contract. See, in the last class, we have discussed regarding quasi contract. I hope आपको quasi contract समझ में आ गया होगा. आज की क्लास में वी विल बी स्टडिंग अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये एक बहुत छोटा टॉपिक है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कैसे खत्म होता है. हाउ डज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कम्स टू एन एंड. ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है. ठीक है, सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, तो अगर ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि भाई आप अपनी गाड़ी मेरे को बेचना, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा. तो जैसे ही बी ने अपनी गाड़ी बेची और ए ने 1 लाख रुपए दे दिया, तो वैसे ही क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया. अब हम लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया. ठीक है, या फिर ए ने इसी केस सेम केस में मान लो ए जो है वो तो 1 लाख रुपए दे रहा है, बट बी अब अपनी गाड़ी नहीं बेच रहा है. तो यहां पे बी ने क्या किया है, ब्रीच किया है. तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है बाय ब्रीच. अब ए जो है ब्रीच के वजह से, क्योंकि बी ने ब्रीच किया है, ए तो 1 लाख रुपए दे रहा है बट बी गाड़ी नहीं दे रहा है, तो ए कोर्ट जा सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये सब अभी हम लोग इन डेप्थ ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग. ठीक है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लेकिन बाय व्हाट, क्योंकि एक पार्टी ने ब्रीच किया तो अगले पार्टी को कॉम्पनसेशन मिला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया. इस ढंग से क्या क्या तरीके हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो सकता है. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, हाउ कैन इट कैन कम टू एन एंड. सो ये हमें पढ़ना है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में. ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कैन कम टू एन एंड. तो सबसे पहला क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. मतलब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और दोनों ने अपनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी कर दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. अगर ए ने कहा बी से कि अपना घर बेच दो मेरे को 25 लाख में, बी ने घर बेच दिया और ए ने 25 लाख दे दिए, तो दोनों पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो अब इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया. दूसरा क्या है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट. ठीक है, इसका वी विल बी स्टडिंग इन डेप्थ. मैं आपको सिंपल बता रहा हूं. अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये दोनों चाहते हैं कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है कि बी जो है ए को अपना घर बेचेगा और ए बी को 25 लाख रुपए देगा. लेकिन अब ये दोनों पार्टी अपना अपना पार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं. या अगर ये कोई टर्म बदलना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों पार्टी कह रहे हैं कि नहीं हम लोग थोड़ा टर्म बदलते हैं, आप घर के साथ साथ अपनी गाड़ी भी दे देना, मैं आपको 25 लाख के बजाय 27 लाख दे दूंगा. तो इन्होंने क्या किया, ऑल्टरेशन किया, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स बदले, बट इसके लिए दोनों पार्टी का कंसेंट होना जरूरी है. तो बाय एग्रीमेंट जब भी ये होगा, अगर आपने कोई बदलाव किया या कैंसिल किया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. अगर बदलाव किया है तो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट जो आप दोनों के कंसेंट से नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, फिर वही रहेगा. तो पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इट केम टू एन एंड. ठीक है, अभी हम लोग इन सबको पढ़ेंगे डिटेल में. आप ये समझो कैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, हाउ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस आर कमिंग टू एन एंड. ठीक है, तो ये पहला है इसमें डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. दूसरा है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट. तीसरा क्या है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. ठीक है, समय बीत गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी हो गया बट किसी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट बताया है ना, उसके तहत कॉन्ट्रैक्ट लैप्स कर गया. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ.
कोई पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, किसी पार्टी का डेथ हो गया, तब क्या कर सकते हैं? तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब वी विल बी स्टडिंग वन बाय वन। एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया है, एक पार्टी ने, अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया है तो दूसरे पार्टी के पास कोर्ट जाने का ऑप्शन है, वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, लेकिन उससे पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना, अब उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ये 4, 5 और 6, ये 6 वेज हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। पहला इसमें डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब हम लोग इन सबको इन डेप्थ पढ़ेंगे। पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन दोनों पार्टीज में एंड हो रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक मोर पीपल शुड ज्वाइन। एज ऑफ नाउ वेरी लेस पीपल हैव ज्वाइंड टिल येट। ओके, सो आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप। Now let us see what are the discharge mode of discharge। सबसे पहला क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था, अगर दोनों पार्टी ने अपना पार्ट ऑफ द ड्यूटी कर दिया है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब देखो, अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे हुआ है भाई, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, जब सारी पार्टी ने जो उन्होंने माना था वो कर दिया है, या यहां पे हो सकता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये भी तो पॉसिबल है कि एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया परफॉर्म करने का, बट दूसरे पार्टी ने मना कर दिया। इन सच केस इट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हाउस को रेनोवेट करने का, हाउस रेनोवेट करने का। ठीक है, अब ए तो बी के घर गया घर रेनोवेट करने के लिए, बट बी ने उसको मना कर दिया कि घर में घुसो मत। तो यहां पर इसने तो अटेम्प्ट किया है परफॉर्मेंस, ए ने अटेम्प्ट किया है, ब्रीच किसने किया है? बी ने ब्रीच किया है। तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड। ठीक है, ये आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रहा है। परफॉर्मेंस में और भी बहुत सी चीजें आपको ध्यान में देनी है, जैसे पर्सनल स्किल्स का अगर रहा है, पर्सनल स्किल्स, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस कैसे होगा? लेट्स से ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए जो है वो पेंटर है, वेल नोन पेंटर। ठीक है, एक वेल नोन पेंटर है ए। बी ने ए से कहा कि भाई तुम्हें ये पेंटिंग बनानी है, क्योंकि ये उसको ए की ही पेंटिंग चाहिए थी, जो कि एक वेल नोन पेंटर है। ठीक है, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब यहां पर क्या है, अगर ए की तबीयत खराब हो गई या ए की डेथ हो गई तो क्या वो पेंटिंग कोई और बना सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि बी को सिर्फ ए की पेंटिंग चाहिए थी, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि अब ये इम्पॉसिबल है। तो यहां पर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। ठीक है, अगर ए की डेथ हो गई, क्योंकि यहां पे पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का नहीं होता, अगर इसमें पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ए ने बी के साथ, बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है उसका बिजनेस है, बिजनेस किसका है? क्लोथ्स का। ठीक है, अब बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया तुम मेरे को क्लोथ्स देना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे को 1000 पीस क्लोथ्स चाहिए मेरे को, है ना। अब यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर ए की डेथ हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, ये वॉइड नहीं हुआ है। अब ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि अब बिजनेस संभाल रहे हैं, उनको क्लोथ सप्लाई करनी पड़ेगी बी को। जो ए के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
जो बिजनेस संभाल रहे हैं, अब उनको क्लोथ्स की सप्लाई देनी पड़ेगी बी को। तो यहां पर क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अ पर्सनल स्किल, कि ए के मर जाने से या बीमार हो जाने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट था कपड़े देने का और उसका कपड़े का बिजनेस है, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और ए के रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड होंगे बी को कपड़ा देने के लिए और बी उन्हें पेमेंट देगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जो डिस्चार्ज होता है, इट डिपेंड्स कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का है, तब तो भाई जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अगर उसको कुछ हो गया तब आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर वो पर्सनल स्किल्स का नहीं है, देन इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। सिमिलरली अगर जॉइंट प्रॉमिस का है, जॉइंट प्रॉमिस का केस है, मान लो ए बी और सी ने डी से 5,000 रुपए लिए हैं, ए बी और सी ने डी से 5,000 रुपए लिए हैं। अब इन तीनों को 5,000 रुपए डी को देना है। अब अगर ये तीनों नहीं दे रहे हैं तो डी जो है, ये तीनों का परफॉर्मेंस बनता है ना डी को देना, तो डी तीनों के अगेंस्ट केस ले सकता है अलग अलग। डी चाहे तो तीनों के खिलाफ केस ले सकता है अलग अलग। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, मान लो अगर ए बी और सी तीनों ने डी डी ने तीनों को जॉइंट पैसा दिया है 5,000 रुपए। अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी, सी ने मान लो डी को 5,000 रुपए रिटर्न कर दिए, तो इन दोनों का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, है ना। जॉइंटली था, अगर एक पार्टी ने भी रिटर्न कर दिया तो फिर वो डी अब किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। ठीक है, डी अब किसी के भी अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि परफॉर्मेंस हो चुकी है। डी ने तीनों को 5,000 रुपए दिए थे मिला के और उसको उसके पैसे मिल चुके हैं, चाहे ए ने दिया, चाहे बी ने दिया, चाहे सी ने दिया, किसी ने भी दिया, मिल गए ना बस। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है बाय परफॉर्मेंस, अगर पार्टीज ने अपना काम कर दिया है या अटेम्प्ट किया अपना काम करने का, तब फिर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ऑल राइट। अब आप देखो कैसे और हो सकता है, जो हमने पढ़ा था, क्या क्या हमने पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से कैसे डिस्चार्ज होता है ना। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, अब पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है। दैट एग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक नोवेशन। ये एग्जाम में आ जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ये एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, नोवेशन, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मैं सबका मतलब बताता हूं, रेसिशन, मर्जर, वेवर। ठीक है, तो इन इतने टाइप्स के एग्रीमेंट हो सकते हैं जिससे आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। ठीक है, इतने टाइप्स के एग्रीमेंट हो सकते हैं जिससे आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। अब इसमें क्या मतलब है इसका, नोवेशन का मतलब क्या होता है। देखिए नोवेशन का मतलब, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है वो 25 लाख रुपए देगा, 25 लाख रुपीस ए देगा और बी उसे एक हाउस देगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट था। अगर दोनों पार्टी कंसेंट करते हैं और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट था, अभी दोनों को ये अपना अपना परफॉर्मेंस करना है, अगर दोनों पार्टी कंसेंट करते हैं
और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए और बी ने आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हाउस के साथ नहीं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया है ए और बी ने कि अब वो घर नहीं देगा, वो फैक्ट्री देगा और ये इसे 30 लाख रुपए देगा। तो इन्होंने क्या किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया पुरानी कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, इसको कहते हैं नोवेशन। ये आपका सेक्शन 62 में गिवन है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, इसको कहते हैं नोवेशन। ठीक है, तो अब ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एंड हो गया, इसका डिस्चार्ज हो गया। और ये डिस्चार्ज क्यों हुआ, इट इज डिस्चार्ज बाय नोवेशन। नोवेशन क्या, एक एग्रीमेंट है कि हम पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एंड हो सकते हैं। सो वी आर स्टडिंग दिस, दैट हाउ कैन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस कैन गेट एंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो पहला हमने पढ़ा था, पॉइंट ए क्या था कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन खत्म हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है बाय परफॉर्मेंस, जो चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो परफॉर्म हो जाए, या बाय डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टी के कंसेंट में, इसमें दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, दोनों पार्टी के कंसेंट से अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पुरानी कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है डिस्चार्ज का, नोवेशन का। ठीक है, सो सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट डिस्चार्जेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब एंड करना, इट डिस्चार्जेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मे बी बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। अब मान लो उसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था, ए और बी ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि ए और सी का और बी एंड ई साथ में आ जाए, तो इसमें दो पार्टीज और ऐड हो गए, सी और ई। तो नोवेशन में आप और पार्टीज को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया, पुरानी कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे ये इन्होंने नोवेशन किया, अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें द न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, वो डिफरेंट पार्टीज को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नोवेशन टेक प्लेस करने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टीज आर रिक्वायर्ड। सारी पार्टीज का कंसेंट चाहिए, ए सी बी एंड ई, सारी पार्टीज का कंसेंट चाहिए, तभी आप नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस कर पाओगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। सो ये आपका नोवेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन क्या है, यहां पर भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ, दोनों पार्टीज के कंसेंट के साथ उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट में एक नया टर्म अगर ऐड हो रहा है या कोई टर्म डिलीट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ऑल्टरेशन। ये आपका सेक्शन 62 में गिवन। ठीक है, ये सारे ही आपके 62 में है, नोवेशन, ऑल्टरेशन और प्रेसिशन। ठीक है, सो ऑल्टरेशन मींस चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ नोवेशन, अब अगर नोवेशन होता तो वहां पे चेंज ऑफ पार्टीज होता, बट ऑल्टरेशन में पार्टीज रिमेन द सेम। यहां पर ए और बी रहेंगे। अब जो ऑल्टरेशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो भी नया कॉन्ट्रैक्ट भी ए और बी के ही बीच में बनेगा, क्योंकि इसमें पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बस एक टर्म्स बदले हैं, कुछ टर्म्स को ऐड किया गया है, कुछ ऑल्टर किया गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पुराना है। इसमें आप नई पार्टीज ऐड नहीं कर सकते। नोवेशन में आप नई पार्टीज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल्टरेशन में आप नई पार्टीज ऐड नहीं कर सकते, नोवेशन में आप नई पार्टीज को भी ऐड कर सकते हो। यहां पे चेंज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑल्टरेशन के लिए भी कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टी चाहिए, ए और बी दोनों का कंसेंट चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया,
कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है 25 लाख रुपए में बी का घर खरीदेगा, बी का हाउस खरीदेगा। अब दोनों के कंसेंट से एक और कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स ऐड हो रहे हैं कि ए जो है 25 लाख के बजाय अब 30 लाख देगा और बी इसको घर के साथ साथ एक कार भी देगा, हाउस प्लस कार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरेशन हुआ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस ऑल्टरेशन की वजह से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, नोवेशन में क्या था, इसमें आप पार्टीज भी ऐड कर सकते थे। अगर ये नोवेशन का केस होता, ए के साथ कोई और पार्टी भी आ सकती थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। सो वी आर स्टडिंग डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, है ना, वी आर स्टडिंग डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। पहला इसमें था नोवेशन। नोवेशन में आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पूरा का पूरा एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही कर देते हो। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट डिस्चार्जेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बी बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। तो इसमें आप पार्टीज भी ऐड कर सकते हो। ऑल्टरेशन में आप नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, पुराना कॉन्ट्रैक्ट में बस कुछ टर्म्स बदलते हो और इसमें कोई नई पार्टीज ऐड नहीं होती। ये आपका ऑल्टरेशन हो गया। अब आपका रेसिशन, ठीक है, ये तीनों ही चीज आपका सेक्शन 62 में गिवन है। ठीक है, सो सेक्शन 62 में आपका ये तीनों ही गिवन है, नोवेशन, ऑल्टरेशन एंड रेसिशन। ठीक है, रेसिशन का मतलब क्या है, देखो सेक्शन 62 टॉक्स अबाउट नोवेशन, ऑल्टरेशन एंड रेसिशन। रेसिशन में क्या है, आप बस ओरिजिनल दोनों पार्टीज का अगर कंसेंट है, ए और बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और ए और बी दोनों का कंसेंट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए, तब इसको हम कहेंगे रेसिशन। ठीक है, नोवेशन में क्या होता है, आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसमें आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप लोग बस पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेसिशन। तो सेक्शन 62 इज इंपॉर्टेंट। ये भी एक मोड ऑफ डिस्चार्ज है जिसमें नोवेशन, ऑल्टरेशन और रेसिशन होता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 63 रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है ना, कि मान लो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने ए को 10,000 रुपए दिए थे। अब ए को ये 10,000 रुपए बी को रिटर्न करने थे, लेकिन ए बहुत समय से दे नहीं रहा था। अगर ए बोल रहा है कि भाई मैं 10,000 के बजाय सिर्फ 6,000 रुपए दे पाऊंगा, और बी कह रहा है कि भाई तू 6,000 रुपए दे दे और मैं तुम्हारा पूरा 10,000 रुपए माफ कर देता हूं, है ना, तो ये वो रेमिशन कर रहा है। इट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, वो पूरा, अब एक बार उसने रेमिशन दे दिया तो बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता। उसने 6,000 रुपए ले लिए पूरे सेटलमेंट का, 10,000 के बदले उसने 6,000 रुपए ले लिया, तो यहां पे उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट का पे रेमिशन कर दिया। एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, है ना, वी कैन टेक डिफरेंट एग्जांपल्स। लेट्स से ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 100 शर्ट्स का, बी को 100 शर्ट्स बनाना था, है ना, एक महीने के अंदर। बी बोल रहा है कि भाई 80 शर्ट्स ही बन पाए हैं, और ए ने पूरा पेमेंट दे चुका है, ए पूरा पेमेंट दे चुका है। बी कह रहा है कि जितना आपने पेमेंट दिया था मैं उसमें 80 ही शर्ट बना पाया हूं, आप 80 शर्ट ले लो 100 शर्ट के बदले में, और कॉन्ट्रैक्ट हम लोग खत्म करते हैं। और ए इस बात को मान जाता है। तो अगर ए मान गया तो ए ने रेमिशन कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया लेसर फुलफिलमेंट। वो सोच रहा है क्या इस बात को लेके कोर्ट जाए, जितना मिल रहा है मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपका आता है वेवर।
आप जो हो भाई, एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बट आप वेव कर दे रहे हो, आप जाने दे रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, आप कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर रहे, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जब आपने माफ कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। वेवर मीन्स गिविंग अप और फॉरगोइंग सर्टेन राइट्स। व्हेन अ पार्टी एग्रीज टू गिव अप इट्स राइट्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अब A promises to paint a picture of B. B afterwards forbids him to do so. A is no longer bound to perform the promise. A ने लेट से प्रॉमिस किया था कि वो B का पिक्चर बनाएगा, है ना, B ने कुछ एडवांस B का पिक्चर बनाएगा, बाद में B ने मना कर दिया, है ना, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर B ने मना किया है तो A उससे कॉम्पनसेशन मांग सकता है, क्योंकि A तो पिक्चर बनाने के लिए रेडी है और कॉन्ट्रैक्ट लिखित साइन भी हो चुका है, तो बी को कायदे से पिक्चर बनवानी पड़ेगी और ए को बनाना पड़ेगा और बी को पेमेंट देना पड़ेगा। बट बी ने मना कर दिया, उसने बोला यार अब मेरा मूड नहीं है, उसने फॉरबिड कर दिया और ए ने माफ कर दिया। ए ने बोला चलो ठीक है, अब वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा हो गया था, बट अब आपको बनवाने का मन नहीं है तो फिर रहने देते, ठीक है। तो ए ने कोई कोर्ट केस नहीं किया, कुछ कॉम्पनसेशन नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, है ना। तो ये ए ने वेव कर दिया अपना राइट्स, चाहता तो वो कोर्ट जाके कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता था कि मैं तो बनाने को रेडी हूं, अगले ने कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है? ऑल राइट। तो अब आपका थर्ड कैटेगरी, अभी हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला कैटेगरी वी स्टडी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा कैटेगरी वी स्टडी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, और नाउ थर्ड वन डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, एक लिमिटेशन एक्ट होता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए एंड बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो ए के पास ब्रीच के बाद रेमेडी होती है कोर्ट जाने की, और उसके पास 3 साल तक का समय है, 3 इयर्स। अगर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल तक का समय होता है। अगर ए, क्योंकि अभी तक बी ने अपना ड्यूटी किया नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ए चाहे तो कोर्ट जाके कॉम्पनसेशन ले सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर ए 3 साल तक कोर्ट गया ही नहीं, तो 3 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, भले ही बी ने अपनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी ना करी, ठीक है। ये आपका यूनिट 2 का चैप्टर है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो यहां पे लिमिटेशन एक्ट के बाद, लिमिटेशन एक्ट में 3 इयर्स दिया है, तो इतना समय बीत गया तो उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करा सकते, कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम डिस्चार्ज। Yes, it is from unit 2, discharge of contract. Now the fourth one is discharge by operation of law. देखो अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर मान लो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए की हो गई डेथ, और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पर्सनल स्किल का था, तो अब ए की डेथ हो गई तो ए के अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर नहीं सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट ए की डेथ से अपने आप खत्म हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं होता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं होता, कोई और कॉन्ट्रैक्ट होता, तब ये कॉन्ट्रैक्ट डेथ की वजह से डिस्चार्ज नहीं होता, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को करना पड़ता बाय एस रिप्रेजेंटेटिव। जो भी ए के बच्चे होंगे या जो भी बिजनेस संभाल रहा होगा ए का, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट बी का फुलफिल करना पड़ेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है, पर्सनल स्किल का है, तो डेथ के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब ए के अलावा और कोई कर नहीं सकता। अगर ए को पेंटिंग बनानी थी, क्योंकि ए एक वेल नोन पेंटर है और बी को ए के हाथ की ही पेंटिंग चाहिए थी, तो यहां पर क्या होगा, ये पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
तो यहां पे अब कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ए की डेथ के बाद से तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऑल राइट, so if a contract involves personal skill, then the contract is discharged by death. If contract does not involve personal skill, then the rights and liabilities of deceased will pass on to the legal representative. अगर पर्सनल स्किल का नहीं है तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाता है, ठीक। इंसॉल्वेंसी, अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है, ए अब इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंट ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया, तो अब ये इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो चुका है। ऑल राइट, अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को बदल के परफॉर्म किया है, तो ये तो भाई ब्रीच है ना, ये ब्रीच है। जो कॉन्ट्रैक्ट बोला था करने को वही करना है। अगर आपने मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ बी, बी से कंसेंट भी नहीं लिया, ठीक है, तब तो फिर ये ब्रीच है और ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ऑल राइट, अब एक हो गया मर्जर। अगर कोई इंफीरियर राइट कन्वर्ट हो जाता है सुपीरियर राइट्स पे, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेट से ए और बी है, ए पहले टेनेंट था, है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्ट लीज का था ना, लीज का कॉन्ट्रैक्ट था, और ये ओनर था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था। अब ए ने लैंड ओनर से घर खरीद लिया, अब ए ने लैंड ओनर से घर खरीद लिया, तो अब ये क्या बन गया, ओनर। तो ऑटोमेटिक ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया ना, लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। अगर आप जिस घर में किराए पे रह रहे हो उसके मकान मालिक से आपने वो घर खरीद लिया है, तो जो पहला लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट आपको सुपीरियर राइट दे रहा है, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको इंफीरियर था, तो सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया। ऑल राइट, तो ये आपका था डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब आपका आएगा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म है, अब आपको कोर्ट जाके कॉम्पनसेशन क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये अगर परफॉर्मेंस हो नहीं सकती तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेट से ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए इज अ वेल नोन सिंगर और बी ने बोला है कि आपको हमारे इवेंट में आके गाना गाना पड़ेगा। 25 जुलाई को इवेंट है। अब 25 जुलाई से 23 जुलाई को ए का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, क्योंकि ए तो हॉस्पिटलाइज्ड है, अब वो 25 तारीख को पहुंच ही नहीं सकता वहां पे चाह के भी। तो यहां पे क्या हुआ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल मैरी हर, ए जो है मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैरिज की डेट फिक्स हो गई 30 जून। अब 27 जून को ए जो है वो मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये भी हम लोग इन डेप्थ वी विल बी स्टडी। ऑल राइट, तो अब आप देखो हमने अभी क्या पढ़ा है आज की क्लास में, व्हाट वी हैव ट्राइड टू स्टडी।
वी हैव स्टडीड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। ऑलराइट, तो इसके 5-6 मोड्स हैं। पहला तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, अगर दोनों पार्टी ने अपनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी कर दी है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी हम परफॉर्मेंस पे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है। मेरे को ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा देना चाहिए था, बट नॉनदलेस अभी हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, यहां पे बस इतना मतलब है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का, कि अगर आप दोनों ने सही सही परफॉर्मेंस कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एंड हो गया। ठीक है, ए ने अगर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए को कुछ ड्यूटी करनी थी, बी को कुछ ड्यूटी करनी थी, दोनों ने अपनी ड्यूटी कर दी, सो कॉन्ट्रैक्ट गॉट एंडेड। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, इसमें क्या था, नोवेशन, ऑल्टरेशन, कुछ एग्रीमेंट आपने मेक किया। नोवेशन में क्या था, अगर ए और बी इसमें दोनों पार्टी का कंसेंट चाहिए, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के सब्स्टिट्यूट में एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑल टुगेदर, तो यहां पे वो एग्रीमेंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर रहे हैं और फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें वो और भी पार्टीज को ऐड कर सकते हैं, बट इसमें सारे पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए। और क्या था, नोवेशन था इसमें। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में वी हैव नोवेशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन एंड रेसिशन। तो ये नोवेशन हो गया। ऑल्टरेशन में क्या है, ऑल्टरेशन में आप कोई ना कोई एक टर्म बदलते हो, आप कोई ना कोई एक टर्म बदलते हो पुराने कॉन्ट्रैक्ट। सो द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में एक ना एक टर्म आप बदल रहे, उसको आप कहोगे ऑल्टरेशन। रेसिशन, रेसिशन में क्या है, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो। आपने एग्रीमेंट से दोनों पार्टी ने बोला कि हम भाई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, वो ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करे ना वो कोई टर्म बदल रहा है, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर। तो इससे क्या हुआ, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, एंड हो गया बाय एग्रीमेंट। फिर आपका डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट, अगर मान लो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी नहीं करी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहां पे दूसरी पार्टी के पास राइट है कोर्ट में जाने का, और वो राइट कॉन्ट्रैक्ट के केस में 3 साल होता है। अगर वो 3 साल तक कोर्ट नहीं गए तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि अब वो कोर्ट जा भी नहीं सकते इन्फोर्स कराने के लिए। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। डेथ के केस में सिर्फ पर्सनल स्किल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें डेथ की वजह से अगर एक पार्टी का डेथ हो गया जिसके पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट थी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ता है। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस पे भी हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। अ फुल चैप्टर इज देयर ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी नहीं करी तो डैमेजेस का हमारे पास ऑप्शन होता है, तो ये आपका इससे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। इस पे भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इसके क्या रूल हैं और कैसे हमें क्या क्या डैमेजेस मिल सकते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वी विल बी स्टडीइंग अ चैप्टर। ठीक है, तो अभी हमें परफॉर्मेंस का एक चैप्टर पूरा पढ़ना ही है, फ्रस्ट्रेशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बट इन तीनों के वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। ऑल राइट, सो विद दिस आई होप दिस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। ये आपका यूनिट 2 में है। एनीवन जिसको कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ अगर पूछना हो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन पूरा कीजिए। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स और चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो आपके पास इनफ कंटेंट है अभी पढ़ने का और रिवाइज करने का। जो जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, नोट्स जो मैंने भेजे उनको पढ़िए, जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं आपको,
और अपने बुक्स अगर हो या कोई रीडिंग मटेरियल हो, बेस्ट है आप पास्ट ईयर पेपर्स, कोई भी एग्जाम करना है ना, उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, पास्ट ईयर पेपर्स, ये आपको साइट में मिल जाएगा, पास्ट ईयर पेपर्स और सिलेबस, ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। मैंने सिलेबस आई थिंक ग्रुप पे भेजा हुआ है, पहले आप देखना, मैंने ग्रुप पे सिलेबस भेजा हुआ था बिजनेस लॉ का, वो चेक कर लो, और पास्ट ईयर पेपर्स भी आप लोग चेक करो। मैं और ग्रुप में शेयर कर दूंगा पास्ट ईयर पेपर्स, तो कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और अभी आप इतना पढ़ चुके हो, आप बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपने जितने हमारे पहले के वीडियोस हैं वो सारे देखे हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जितने पुराने वीडियोस हैं, ये नोट्स, इनको पढ़ लो, और मैं आपको पास्ट ईयर पेपर्स और सिलेबस ग्रुप पे भेजूंगा, आप उनको रिफर करो। यही आपका मेन की होना चाहिए, मेन की फॉर प्रिपरेशंस, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर एंड सिलेबस। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ओके, थैंक यू ऑल।